हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के अर्थव्यवस्था को, जो पिछले वीडियो में मैंने अर्थव्यवस्था से संबंधित बातें कहनी प्रारंभ की थी और मैंने बताया था कि ये जो हमारे देश की पहली नगरीय सभ्यता है उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, अर्थात कृषि से संदर्भित बातों की चर्चा हम लोगों ने की थी। साथ में पशुपालन और जो मुहरों का जो प्रयोग होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, मैंने उस विषय पर भी चर्चा की। अब हम लोग अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य बातों को, अन्य आयाम पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि माप तौल पद्धति, माप तौल पद्धति मेजरमेंट सिस्टम। आप लोगों ने देखा कि यह सभ्यता जो थी सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, और अगर नगरीय सभ्यता का निर्माण हुआ एक लंबे प्रक्रिया के दौरान, तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पुनर्जागरण की भावना उनके अंदर थी, कुछ नया करने की प्रवृत्ति थी, उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। क्योंकि जिस तरह के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं, जो नगर नियोजन का प्रमाण मिला है, जो विभिन्न स्थलों से जो प्राप्त स्थापत्य के जो प्रमाण मिले हैं, उनसे ये पता लगता है कि उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण था और इस सभ्यता के लोग माप तौल से भी परिचित थे और एकीकृत माप तौल पद्धति संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में लागू थी। इस समय 1 फुट बराबर 35.5 सेंटीमीटर के बराबर होता था और 1 क्यूबिट 52.5 सेंटीमीटर के बराबर होता था। और ये जो गणना होती थी, उच्च स्तर पर जो गणना होती थी वो दशमलव पद्धति के आधार पर, और नीचे के स्तर पर जो गणना होती थी वो द्विभाजन प्रणाली, बाइनरी सिस्टम के आधार पर होती थी। और गणना जो होती थी वो 16 और उसके गुणकों में होती थी। जैसे आज भी हम लोग 25 पैसे को 4 आना या 50 पैसे को 8 आना, 1 रुपये को 16 आना कहते हैं, या हमारे पुराने ज़माने में लोग इस तरह का संबोधन करते थे रुपये या पैसे को लेकर। तो जो गणना होती थी वो 16 और उसके गुणकों में होती थी। मापतोल पद्धति की अगर हम बात करें, हमें कई प्रमाण मिले हैं। जैसे मोहनजोदड़ो से, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां से हमें सीप का बटखरा मिला है, सीप का बना हुआ बटखरा। अगर हम लोथल की बात करें, लोथल जो गुजरात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, कठियावाड़ क्षेत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है, वहां से हमें हाथी दांत, आइवरी, हाथी दांत का बना हुआ स्केल और तराजू मिला है हमें लोथल से। तो ऐसे कई प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं जिससे यह मान्य मत बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। और हम लोग आगे देखेंगे कि इस सभ्यता के अंतर्गत, इस सभ्यता के अंतर्गत परिवहन के साधन क्या थे, क्योंकि यह बात स्पष्ट हो गई है कि अंतर्देशीय परिवहन भी होता था और जलीय मार्ग के माध्यम से भी परिवहन होता था। अगर हम अंतर्देशीय परिवहन की बात करें, इंटरनल ट्रेड या कम्युनिकेशन की बात करें, अंतर्देशीय परिवहन की बात करें, तो उसका मूल साधन बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी। और अगर हम जलीय परिवहन की बात करें तो इसके लिए नाव
या बड़े नाव, जिसको जहाज भी नॉर्मली आप कह सकते हैं, नाव के द्वारा जलीय मार्ग के माध्यम से व्यापार किया जाता था। तो यही थे परिवहन के साधन, और इसके कई प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। हमें मोहनजोदड़ो में एक मुहर मिला है जिस पर सुमेरियन नाव के चित्र हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया अर्थात इराक में जो सभ्यता थी उसे सुमेरियन सभ्यता कहते हैं। तो और मोहनजोदड़ो भारत के उत्तर पश्चिम में सिंध प्रांत लड़काना जिले में स्थित था, और मोहनजोदड़ो एक सेंटर था खासकर मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करने का, इसलिए वहाँ के मुहर पर हमें सुमेरियन नाव के चित्र मिलते हैं। इससे पता लगता है कि नाव के माध्यम से ही परिवहन हुआ करता था खासकर मोहनजोदड़ो में। और हम लोग देखें कि हमें लोथल से मिट्टी के बने हुए नाव के 5 मॉडल मिले हैं, प्रारूप मिला है, मॉडल मिला है मिट्टी के बने हुए नाव का, खिलौने के रूप में है। नहीं, इससे पता लगता है कि नाव से परिचित थे और जलीय मार्ग में नाव का प्रयोग हड़प्पावासी करते थे। और इसके अन्य भी कई प्रमाण मिले हैं, क्योंकि कई बंदरगाहों का प्रमाण मिला है। अब बंदरगाहों की अगर हम बात करें तो लोथल का बंदरगाह अविस्मरणीय है, आश्चर्यजनक स्थापत्य, क्योंकि यह संपूर्ण विश्व में, मैं इसकी डिटेल चर्चा करूंगा, इसके शेप के बारे में बताऊंगा जब हम विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रमाणों की चर्चा करेंगे और हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा होगी। तो उस समय हम ये चर्चा करेंगे कि लोथल का जो गोदीवारा था, डॉकयार्ड था, बंदरगाह था, वो इस विश्व का मानव निर्मित पहला बंदरगाह था, जो कि एक टाइडल पोर्ट था, एक ज्वारीय बंदरगाह था। इसके अलावे बलूचिस्तान से जो 4 साइट मिले हैं इंपॉर्टेंट साइट, जैसे सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि ये एक प्राकृतिक चबूतरे पर बसा हुआ है सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर, सुतका कोह, डाबरकोट, बालाकोट, ये बलूचिस्तान के बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, और यहाँ से दूसरे देशों में ट्रेड भी किया जाता था जलीय परिवहन के माध्यम से। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है, वो ये है कि बरसात के दिनों में, रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में जो जहाज थे हड़प्पा सभ्यता के दौरान, वह बलूचिस्तान के बंदरगाहों से ही खुलते थे। तो हम लोगों ने देखा कि परिवहन के क्या क्या साधन थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम लोग चर्चा करेंगे धातु विज्ञान के बारे में। धातु विज्ञान, मेटल। स्टूडेंट्स, मैंने कहा किसी भी सभ्यता के जो जनक होते हैं ना, उनके अंदर पुनर्जागरण की भावना होती है, उनके अंदर एक असंतुष्टि की भावना होती है, ताकि वो कुछ नया करें, कुछ बदलाव लाएं, कुछ परिवर्तन लाएं, एक नई सोच जो पहले नहीं था, रूढ़िवादी सोचों का वो अंत करते हैं, जो परंपरा चली आ रही है उसका अंत करते हैं, एक नया सोच, एक नया दर्शन, एक नया विचारधारा इजाद करते हैं। तो अगर हम धातु विज्ञान की बात करें तो मैंने आपको बतलाया था कि तांबा पहला धातु था जो मानव के द्वारा प्रयोग में लाया गया था। फर्स्ट धातु था, फर्स्ट मेटल था तांबा। तो ऑब्वियस है उस समय चूंकि नवपाषाण काल के उन्नत चरण में जो डेवलपमेंट हुआ, उसी के आधार पर एक नगरीय सभ्यता का जन्म हुआ। तो हड़प्पा वासियों को 5 धातुओं का, 5 मेटल्स के बारे में उन लोगों को नॉलेज था। ये क्या क्या थे? तो पहला सोना, गोल्ड,
दूसरा चांदी, तीसरा तांबा, चौथा टिन, पांचवा सीसा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सबों को बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए कि हड़प्पा वासियों को केवल 5 धातुओं का ज्ञान था। वे थे सोना, चांदी, तांबा, टिन और सीसा। लोहे का ज्ञान अभी तक भारत में नहीं हुआ है। लोहे का प्रयोग भारत में 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ है। यहाँ पे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लोहा भी ऑप्शन में होता है, तो आपको ये जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन प्रगतिशील सोच के तो वो थे। उनके अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो था, वो कुछ ना कुछ तो नया करेंगे। तो इस युग के जो लोग थे वो तांबे और टिन को मिक्स किया और उन्होंने ब्रॉन्ज बनाया, कांसा का निर्माण किया। इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग कांस्य युग भी कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता है। यह भी प्रश्न कई बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। हालांकि आसान प्रश्न है, क्योंकि पहली बार कांसा बनाने की कला इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने ही सीखी। इसलिए इस सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के विशेषण से भी बुलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्थव्यवस्था समृद्ध थी और इस समृद्धि का जो मेन फैक्टर था वो था एग्रीकल्चर का डेवलप्ड होना, जो कि अर्थव्यवस्था का आधार था। चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो या आधुनिक युग की बात हो, अर्थव्यवस्था के आधार में जब सरप्लस की स्थिति होती है तब अर्थव्यवस्था के अन्य आयाम भी डेवलप करते हैं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझे। मान लीजिए हमारे 10 आदमी की एक फैमिली है जिसमें 1 लाख रुपये की आमदनी होती है। एक आदमी कमाने वाला है, 1 लाख रुपया कमाता है और 1 लाख रुपया खर्च हो जाता है, तो विकास नहीं होगा। लेकिन अगर 1.5 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं और 1 लाख खर्च करते हैं, तो वो 1 लाख सरप्लस है, अतिरेक है, जिसको अन्य आयामों में उसका यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो इस परिवार के कुछ लोग बोलेंगे हम कुछ बिजनेस करते हैं, कोई दुकान खोल लेगा, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेगा और तब डिफरेंट माध्यम से पैसे आएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, जब कृषि में विपुल अतिरेक की स्थिति आई, अधिक से अधिक उत्पादन होने लगा, जब कृषि कार्य में हल बैल की सहायता से खेती होने लगी, मेटल का यूज़ फाल वगैरह के लिए होने लगा, तो अधिक से अधिक भूभाग में खेती की जाने लगी, जिससे विपुल अतिरेक की प्राप्ति हुई, सरप्लस की प्राप्ति हुई, जिससे अर्थव्यवस्था के अन्य आयाम भी डेवलप हुए, छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हुई। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई इंडस्ट्रीज के प्रमाण हमें मिलते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता में किन किन उद्योग, इंडस्ट्रीज के प्रमाण हमें मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईंट उद्योग की। ईंट उद्योग, ब्रिक्स इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री था और लगभग सभी हड़प्पाई स्थल से हमें ईंट भट्ठों का प्रमाण मिला है। और आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य में नॉर्मली सामान्यतया पकी ईंट का, ड्राई ब्रिक्स का प्रयोग होता था। इसलिए ईंट उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था।
खिलौना उद्योग। हमें खिलौने उद्योग का भी प्रमाण मिला है, खासकर लोथल और चनहूदरों से हमें खिलौने के कारखाने मिले हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे अधिक पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होता था, तो पत्थर उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग था, इंडस्ट्री था। और यहाँ के कारखानों में पत्थर से संबंधित उपकरण बनाए जाते थे, और ऐसा प्रमाण हमें खासकर सिंध के क्षेत्र में सुक्कुर, रोहरी और लीवान से हमें पत्थर उद्योग के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावे सीप उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था। सीप, जिसको सेल कहते हैं, सेल इंडस्ट्री, सीप जिससे मोती निकाला जाता है, और सीप का जो ऊपरी लेयर होता है उससे भी चूड़ियाँ और सजावट के सामान बनाए जाते थे। सीप उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र जो था वो बालाकोट, डाबरकोट और लोथल से भी हमें सीप के सामानों के निर्माण के हमें कई प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावे मृदभांड कला, हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। किस तरह, ये प्रश्न कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। मृद मतलब बर्तन, मिट्टी, भांड मतलब बर्तन, जो चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, उसकी पेंटिंग की जाती थी, उस पर चित्र उकेरा जाता था। कई तरह के चित्र हमें इन बर्तनों पे मिले हैं, जानवरों के, पशु पक्षियों के, पेड़ पौधों के। जैसे नाग पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे, इसका प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त मृदभांडों पर बने चित्र से पता चलता है। चालाक लोमड़ी की कहानी तो आप लोगों ने सुनी हुई, इसका भी प्रमाण हमें मृदभांड के एक चित्र से मिला है जो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो मृदभांडों में, मिट्टी के बर्तनों में थाली, प्लेट, कटोरा, बर्तन सारे चीज बनाए जाते थे, उसको पेंट किया जाता था, उसमें चित्र भी उकेरे जाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मृदभांड का प्रयोग करते थे। अब नेक्स्ट उद्योग जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है आभूषण उद्योग। हड़प्पा सभ्यता में आभूषण उद्योग, ऑर्नामेंट्स बनाने का जो कारखाना था, ये बहुतायत मिला है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग था। क्योंकि मैंने आपको समाज में भी बतलाया कि स्त्री पुरुष दोनों गहने पहनते थे। हमें कई ऐसे हार के नमूने मिले हैं जिनके डिज़ाइन आज भी बहुत ही प्रशंसनीय हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में आभूषण उद्योग बहुत ही डेवलप्ड फेज में था। कई चीज़, गले का हार मिला है, कान में पहनने का, नाक में पहनने का, कमरबंद, ये सारा चीज़ का प्रमाण हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के विभिन्न स्थलों से प्राप्त हुआ है। तो आभूषण उद्योग एक इम्पॉर्टेंट उद्योग था। दूसरा, हाथी दांत से बने सामान, हाथी दांत, आइवोरी, हाथी दांत से भी सामान बनाए जाते थे। ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट उद्योग था जिसके बारे में आप लोग को जानना चाहिए। क्योंकि जो ट्रेड होता था, सबसे अधिक विलासिता से संबंधित वस्तुओं का व्यापार होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे आगे जब हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में जानेंगे। तो हाथी दांत से काफ़ी सामान बनाए जाते थे, खासकर सज्जा से रिलेटेड सामान, लग्जीरियस गुड्स हाथी दांत से बनते थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट
उद्योग था, मन का उद्योग। मन का उद्योग, मन का उद्योग बीड इंडस्ट्री को कहते हैं। बीड इंडस्ट्री ये बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ मनके का निर्माण, मनका भी एक तरह का गहना ही था, लेकिन इसमें एक डिफरेंट मेटल या मिट्टी या स्टोन उसको गलाकर घोड़े के बाल को यूज किया जाता था, जिसके चारों ओर लेयर लगा के उसे छोटे छोटे दाने बनाए जाते थे। देन उसको फिर आग में तपाया जाता था। आग में तपाने के बाद घोड़े का बाल जल जाता था और उस दाने में सुराख हो जाता था, जिसमें धागा पिरोकर गहना या मनका बनाया जाता था। तो मनका उद्योग एक इंपॉर्टेंट उद्योग था, जिसका प्रमाण हमें चनहुद्रो जो कि सिंध में है और लोथल जो कि गुजरात में है, वहां से हमें प्राप्त हुए हैं। तो आपने देखा कि आभूषण उद्योग, हाथी उद्योग, दांत से बने हुए सामान का उद्योग, मन का उद्योग, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्री था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब हम लोग देखेंगे मूर्ति निर्माण कला, मूर्ति फिगर। मूर्तियां जो हमें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट साइट से, एक तो मृण मूर्ति मिली है। मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मिट्टी की मूर्ति को कहते हैं, मिट्टी से बना होता था ये। मृण मतलब होता है मिट्टी। और जो भी मृण मूर्तियां बहुत सारे जानवरों की मिली हैं हमें, और खासकर जो मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती थी उसको, उसमें रंग भी लगाए जाते थे, उसको पेंट किया जाता था। सबसे अधिक जो मिट्टी की मूर्ति मिली है वो कुबर वाले सांड की मिली है। सबसे अधिक मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति कुबर वाले सांड की मिली है। इसके अलावा प्रस्तर की मूर्तियाँ, स्टोन स्टैच्यू, प्रस्तर या पाषाण मूर्तियाँ स्टोन से बनाए जाते थे। और इस मामले में हड़प्पावासी थोड़े पिछड़े हुए थे, क्योंकि जितनी भी मूर्तियां मिली हैं पत्थर की वो खंडित अवस्था में मिली है। खासकर इसमें सबसे जो प्रसिद्ध है वो हड़प्पा से कुछ मूर्तियां मिली हैं, जिससे फिजिकल एनाटॉमी का, मनुष्य के शारीरिक विज्ञान का हमें पता चलता है। खंडित अवस्था में है मूर्ति, और इसीलिए यह मान्य मत बना है कि प्रस्तर मूर्ति कला में स्टोन से जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसमें हड़प्पावासी पिछड़े हुए थे। अब हम लोग बात करें जो मूर्तियां मेटल से, धातु से बनाई जाती थी, इसमें हड़प्पावासी बहुत अधिक विकसित थे। और कई ऐसे प्रमाण हमें मिले हैं धातुओं के, मेटलिक स्टैच्यू का, जो धातु से बनी हुई मूर्तियां होती थी। धातुओं में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक तांबे का प्रयोग किया जाता था। धातुओं में सबसे अधिक तांबा का, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और जो धातु की मूर्तियां बनाई जाती थी वो सांचे से बनाई जाती थी। और जो प्रोसेस था धातु की मूर्ति बनाने का, वो दो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जो अक्सर एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। एक तो मोम सांचा विधि, मोम सांचा विधि, दूसरा भ्रष्ट मोम विधि। धातु मूर्ति कला की बात करें, हालांकि कई धातु की मूर्तियां मिली हैं हमें। तांबे का बैल मिला है हमें लोथल से, हमें और बंदर की मूर्तियां मिली हैं, कुत्ते की भी मूर्तियां मिली हैं। नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो धातु से बनी हुई मूर्ति है वो है मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो से। मोहनजोदड़ो
और चनहुद्रो, इन दोनों जगहों से हमें नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति, जिसमें मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो कि कांसे की बनी हुई है, वो विश्व प्रसिद्ध है। और यह मूर्ति जो है थोड़ा इंप्यूडेंट पोस्चर में है, अर्थात कामुक मुद्रा में है। उसके उस मूर्ति के शरीर पर, नर्तकी के मूर्ति के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, पूरा शरीर गहनों से ढका हुआ है। इस बात को लेकर कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में देवदासी प्रथा थी। इस पर कोई ऑथेंटिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया इतिहासकारों के द्वारा, इसलिए इस मत को मान्यता नहीं मिली है। क्योंकि देवदासी प्रथा का जो हमें प्रमाण, ऑथेंटिक प्रमाण मिलना शुरू होता है, वो बहुत आगे के फेज में होता है। तो इस समय देवदासी प्रथा थी, यह कहना बिल्कुल युक्ति संगत नहीं होगा। हाँ, नृत्य संगीत जो थे वो मनोरंजन के महत्वपूर्ण साधन हुआ करते थे। तो नृत्य संगीत जीवन से जुड़ा हुआ पक्ष है, कला है। तो ये मैंने बताया कि मूर्ति जो निर्माण कला, वो 3 तरह की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति और धातु मूर्ति कला, इससे आप लोग परिचित हो गए। अब हम लोग चर्चा करेंगे व्यापार, ट्रेड, व्यापार के बारे में। नॉर्मली, सामान्यतया किसी भी देश का या किसी भी सभ्यता के अगर हम व्यापार की बात करते हैं, व्यापार जो होता है ये भी पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। और खासकर अर्थव्यवस्था के एक्सेलरेशन के लिए, अर्थव्यवस्था के त्वरण के लिए व्यापार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है। और हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो, क्योंकि नगर का भी जो निर्माण हुआ है एक व्यापारिक नगर के रूप में हुआ है। जितने भी नगर के प्रमाण हमें मिले हैं, जितने भी हड़प्पन साइट्स हैं, आइदर वो मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, सुरकोटरा हो, सुतका गेंडोर हो या कोई भी जगह हो, वो सब व्यापारिक केंद्र था, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि ट्रेड, जो 2 तरह के ट्रेड को हम बांट सकते हैं, ट्रेड को, व्यापार को, एक तो इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार, और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड। हड़प्पा सभ्यता में ये दोनों ट्रेड उन्नत अवस्था में था। इंटरनल ट्रेड के भी प्रमाण मिले हैं, आपस में भी लोग व्यापार करते थे। कोई भी जो हड़प्पाई नगर है, उसके चारों तरफ जो गांव हैं, उनके लिए ये जगह एक बाजार होता था। आसपास के नगर के भी व्यापारी यहाँ आते थे या यहाँ के व्यापारी वहाँ जाते थे। और जो सामान ले जाने ले आने का काम मूलतः बंजारे किया करते थे। बंजारा आप लोग समझते होंगे। तो बंजारे जो हैं वो परिवहन का काम में वो बहुत ही मदद करते थे, क्योंकि उनका लश्कर निकलता था एक साथ, एक जगह से दूसरे जगह, तो वो सामान भी वो साथ में ले जाते थे, वहाँ के मार्केट में देते थे, वहाँ के मार्केट से सामान ला के यहाँ के मार्केट में देते थे। तो आंतरिक व्यापार बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में था। और खासकर जो एक्सटर्नल ट्रेड है, बाह्य व्यापार, वो बहुत ही विकसित अवस्था में था। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि एक नगरीय सभ्यता है, एक अर्बन सिविलाइजेशन है, भारत का पहला नगरीय सभ्यता है। यहाँ से हमें आंतरिक और बाह्य व्यापार के कई प्रमाण मिलते हैं। और एक्सटर्नल ट्रेड के तहत हम लोगों ने देखा कि खासकर मध्य एशियाई देश, मिडिल एशिया के साथ इनका घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। चाहे मेसोपोटामिया हो, ईरान, अफगानिस्तान, बदख्शां, बहरीन, मिस्र,
इन सब देशों के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध है। और व्यापार में आप लाभ की स्थिति में कब होते हैं? ट्रेड में लाभ की स्थिति में तब होते हैं जब ट्रेड बैलेंस आपके पक्ष में हो, व्यापार संतुलन आपके पक्ष में हो। व्यापार संतुलन चाहे उस समय के व्यापार संतुलन की बात करें या आज के संदर्भ में हम बात करें, अगर हम कच्चे माल का, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते हैं और तैयार माल का इंपोर्ट करते हैं तो ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम कच्चे माल का आयात करें और तैयार माल का हम निर्यात करें, ब्रिटिश इंडिया में क्या होता था? ब्रिटिश इंडिया में जो उपनिवेशवाद का दूसरा चरण था, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था इंग्लैंड में, तो यहाँ से कच्चा माल वहाँ जाता था और वहाँ तैयार होकर भारत के बाज़ारों में बिकता था और कई गुना मुनाफा अंग्रेज़ों को होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में भी जो व्यापार संतुलन था, ट्रेड बैलेंस था, वो हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। सबसे अधिक लग्जरियस गुड्स का विलासिता संबंधित वस्तुओं का व्यापार होता था। ये बात भी आप लोगों ने जान लिया। अब व्यापार के संदर्भ में एक बात को जानना जरूरी है कि हमें ऐसे कई प्रमाण भी मिले हैं जिससे एक्सटर्नल ट्रेड के विषय में हमें सूचना मिलती है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है उसके बारे में आपको जानना चाहिए, यह प्रमाण है सरगौन अभिलेख। सरगौन अभिलेख, यह अभिलेख 2350 बीसी का है और अक्कार राजा का यह अभिलेख है। अक्कार राजा का, मेसोपोटामिया का अक्कार राजा का यह अभिलेख है जिसमें यह चर्चा करता है कि दिलमन, माकन और मेलुहा, दिलमन जिसकी तुलना बहरीन से की गई है, आधुनिक बहरीन से, माकन जिसकी तुलना मकरान से की गई है, और मेलुहा जिसकी तुलना सिंधु सभ्यता से की गई है। इसमें लिखा गया है कि दिलमन, माकन और मेलुहा के जहाज उनके यहाँ लंगर डालते थे। तो बहरीन, मकरान और मेलुहा सिंधु घाटी सभ्यता को कहा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक और नाम से आप लोग परिचित हो गए। मैंने कहा था सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से पुकारते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति, ये सब नामकरण है जिसमें सब मैंने बताया था सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा संस्कृति है। लेकिन एक नाम आप लोग और जान गए आज, मेलुहा भी कहा जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे अधिक जो होता था वो लग्जरियस गुड्स का व्यापार होता था। हम लोग यहाँ से अनाज भी भेजते थे, मोर भेजते थे, हम लोग गोल्ड वगैरह भी भेजते थे, जो तैयार माल है, हाथी दांत से बना हुआ वस्तु, मसाला, ये सब भी हम लोग भेजते थे मध्य एशिया। लेकिन हम लोग कई चीज़ मंगाते भी थे। तो हम लोग क्या क्या मंगाते थे उसकी चर्चा आज हम लोग करते हैं। और सबसे पहले बात करें सोना की। सोना ईरान से, और कोलार की खान, कोलार दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत के कोलार के खान से। अगर हम तांबे की बात करें, तांबा राजस्थान के खेतरी के खान से मंगाया जाता था। राजस्थान के खेतरी के खान से मंगाया जाता था। अब हम लोग बात करें डामर की। डामर
डामर कीमती पत्थर है जो बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। इसके अलावे अलवास्ट ये भी बलूचिस्तान और राजस्थान से मंगाया जाता था। चांदी ये ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। छठा लाजवर्त पत्थर, ये बदख्शां से मंगाया जाता था। ये सारे चीज आयात किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हमने बताया कि ट्रेड रिलेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का ट्रेड रिलेशन, बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध मध्य एशियाई देशों के साथ था और व्यापार संतुलन भी हड़प्पा वासियों के पक्ष में था। ये जो संपर्क है इसकी कई सूचना हमें मिली है। जैसे अगर हम मेसोपोटामिया की बात करें तो यहां के सूसा, उर, निप्पुर से हमें हड़प्पाई मुहर मिले हैं। तेल अस्मार से हमें हड़प्पा सभ्यता की वस्तुएं मिली हैं। अगर हम भारत में बात करें तो मोहनजोदड़ो से हमें मेसोपोटामिया की बेलनाकार मुहर मिली है। उसी तरह हमें कालीबंगा से ईरान की गोलाकार मुहरें मिली हैं। हमें लोथल का मिस्र के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध के विषय में भी प्रमाण मिले हैं, क्योंकि लोथल से हमें ममी मिला है। ममी जो मिस्र की सभ्यता में डेड बॉडी में मसाले का लेप लगाकर उसको प्रिजर्व रखने के लिए उस पर कपड़े से उसको ढक के रखा जाता था। अभी भी पिरामिड वगैरह में जो है वो डेड बॉडी उसको ममी कहते हैं। और गुरिल्ला का भी प्रमाण मिला है जो और कहीं से नहीं मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन में। गुरिल्ला का प्रचलन मिस्र की सभ्यता में था। तो लोथल का मिस्र के साथ बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था, वहां से भी हमें फारस की मुहर मिली है। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत के में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का बहुत ही घनिष्ठ व्यापारिक संबंध मध्य एशियाई देशों के साथ था और इसके कई संकेत भी हमें मिलते हैं। तो आज हम लोगों ने अर्थव्यवस्था से संबंधित तमाम पक्षों को हम लोगों ने देखा और निश्चित रूप से यह वीडियो काम आएगा आपके। और हम लोग अगले वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के धर्म पर चर्चा करेंगे, कैसा था ये धर्म, और दूसरा इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसकी भी चर्चा साथ में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करें। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें ताकि जो भी वीडियो आए इसकी सूचना आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।